ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि पश्चाताप की अग्नि में जलकर खुद को मुक्ति दिलाने की खातिर उन 7 अजनबी लोगों को एक नया जीवन प्रदान करता है जिन्हें वो खुद भी नहीं जानता। आखिर वो ऐसा क्यों करता है, इसका रहस्य जानने के लिए आपको इस स्टोरी को अंत तक देखना होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये शानदार स्टोरी जिसका नाम है 7 पाउंड। कहानी की शुरुआत में हम बेन थॉमस नामक व्यक्ति को देखते हैं जो कि इमरजेंसी नंबर 911 लगाकर पुलिस को सुसाइड करने की खबर देता है। सामने से पुलिस उससे पूछती है कि आखिर कौन सुसाइड करना चाहता है, जिसपे वह बोलता है कि मैं। इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ बेन कहता है कि 7 दिन में ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया और मैंने 7 सेकंड में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहां बेन एक फूड कंपनी में अपने ऑर्डर के बारे में कंप्लेन करता है, जहां दूसरी तरफ एजरा टर्नर नामक व्यक्ति बेन से उसकी कंप्लेन पूछता है। एजरा अंधा होता है इसलिए बेन उसे उसके अंधेपन के लिए बहुत कुछ कहता है। बेन उसे बहुत उस्काने की कोशिश करता है ताकि उसे गुस्सा आ जाए, लेकिन एजरा उसे कुछ नहीं कहता बल्कि वह बेन की बातें सुनकर उसका धन्यवाद करता है और अपने फेस पर स्माइल देकर फोन को रख देता है। अब फोन कट होते ही बेन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि बेन इस तरह का इंसान नहीं होता जो किसी को दुख दे। वह तो बस उस अंधे इंसान को परख रहा होता है कि आखिर वो इंसान दिल का कैसा व्यक्ति है। अब आगे हम देखते हैं कि बेन एक IRS ऑफिसर है जो कि एमिली नामक लड़की की बैंक डिटेल को चेक कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि एमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और वो अपनी हार्ट की बीमारी से संघर्ष कर रही है जिसका इस दुनिया में केवल एक ही इलाज है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन एमिली का ब्लड ग्रुप रेयर होने के कारण उसे कोई डोनर नहीं मिलता और इसी के चलते एमिली को अपने हॉस्पिटल का बिल चुकाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बेन एमिली की अकाउंट डिटेल लेने के बाद उसके घर जाता है जहां उसे एमिली की पड़ोसी बताती है कि वो हॉस्पिटल गई है। अब बेन उससे हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां बेन एमिली को लिफ्ट में मिलती है लेकिन वह उससे वहां कुछ नहीं कहता। इसके बाद बेन एमिली का पीछा करते हुए उसके वार्ड तक जाता है और उसे दूर से ही देख रहा होता है, लेकिन जब अचानक से एमिली उसे देखती है तब बेन वहां से निकल जाता है। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद बेन अपनी कार में बैठकर अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है क्योंकि बेन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद बेन एक ओल्ड एज केयर होम में जाता है। यह वो जगह होती है जहाँ बूढ़े लोगों का ख्याल रखा जाता है। वहाँ पहुंचकर बेन रिसेप्शन में अपना ID कार्ड दिखाता है। वह बताता है कि वह एक IRS ऑफिसर है। वहाँ पर वह स्टीवर्ट नामक व्यक्ति से मिलने जाता है जिसे बोन मैरो की जरूरत होती है। अब बेन उससे मिलकर यह जानना चाहता था कि स्टीवर्ट कैसा आदमी है। अब बेन वहाँ देखता है कि स्टीवर्ट एक बूढ़ी औरत को दवा पिला रहा होता है और वह उस औरत से ठीक तरह से पेश नहीं आता। जब बेन स्टीवर्ट से मिलता है तब स्टीवर्ट को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बेन यहाँ उसकी मदद करने के इरादे से आया है। अब स्टीवर्ट उसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताने लगता है क्योंकि उसकी नजर में बेन एक IRS ऑफिसर है। अब बेन उसे उसकी बाहर खड़ी BMW कार के बारे में बताता है जिसे सुनकर स्टीवर्ट के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद बेन वहां से निकल जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि स्टीवर्ट अच्छा आदमी नहीं है, वह उससे झूठ बोल रहा है। अब बेन एमिली से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है लेकिन वो वहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर बुक पढ़ने का बहाना करता है। दरअसल वह वहाँ बैठकर एमिली को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब एमिली उसे देखती है तो वह उससे कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्योंकि उसने बेन को ऐसा करते दूसरी बार देखा होता है। अब बेन एमिली को बैठने को कहता है। बेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे 3 साल की इनकम स्टेटमेंट को देख रहा हूँ। तभी एमिली उससे पूछती है कि तुम मेरे वार्ड में भी कल आए थे क्या, जिसपे बेन उससे झूठ कह देता है कि एक IRS ऑफिसर छुप के कोई काम नहीं करता। कुछ देर तक बेन उससे उसकी इनकम स्टेटमेंट की ही बातें करता रहता है, जिस पर अब एमिली वहाँ से जाने लगती है। तभी बेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे टच में रहूंगा। अब बेन अपने बड़े घर को छोड़कर एक छोटे से होटल में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बेन एमिली के घर जाता है, जिसे देख एमिली कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेन बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। फिर वो दोनों डॉग को घुमाने ले जाते हैं जहाँ दोनों में काफी बातें होती हैं। अब दोनों लोग वॉक करके घर आते हैं जहाँ बेन एमिली से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी इनकम का सोर्स है, जिसपे एमिली कहती है कि फिलहाल मेरे पास कोई अच्छी इनकम नहीं है और ना ही मेरे पास कोई जॉब है, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम कभी कभार मुझे मिल जाते हैं। और वह उससे कहती है कि अब मुझे यह घर भी रेंट पर देना होगा ताकि मैं अपने हॉस्पिटल का बिल दे सकूं। अब बेन उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है और तुम्हारी बीमारी का इलाज भी केवल हार्ट ट्रांसप्लांट है, लेकिन तुम्हारे रेयर ब्लड ग्रुप होने के कारण तुम्हें
तुम्हें अभी तक कोई डोनर नहीं मिला। बैन उससे यह भी कहता है कि तुम्हें अपने टैक्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें 6 माह की छूट मिल जाएगी। अब एमिली उससे थैंक्स कहती है और कहती है कि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो, जिस पर बैन उससे कहता है कि तुम्हें लाइफ में एक और चांस मिलना चाहिए। इतना कहकर बैन वहाँ से चला जाता है। अब आगे बैन अपने होटल के रूम में एक बड़ा एक्वेरियम लेकर जाता है, जिसमें वो कुछ मछलियाँ और जेलीफिश भी रखता है। अब वह एक्वेरियम को देखते देखते ही अपने पिता की बातों को याद करने लगता है। वह कहता है कि मुझे आज भी याद है जब मैं 12 साल का था, तब मेरे पिता मुझे एक्वेरियम हाउस घुमाने ले गए थे। उनकी बातें मुझे आज भी याद है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा कि जेलीफिश इस दुनिया की सबसे खतरनाक जीव है, लेकिन मेरे लिए अब ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बैन से मिलने उसके बचपन का एक दोस्त आता है, जो कि बैन से कहता है कि डॉक्टर तुम्हारी फाइल को कल देखेगा। इस पर बैन उससे कहता है कि बस इतनी सी बात है, और क्या पूछ रहा था डॉक्टर? बैन का दोस्त बोलता है कि वही सवाल, जिस पर बैन बोलता है कि मेरा भी वही जवाब है। अब बैन की बातें सुनकर उसका दोस्त उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उससे कहता है कि तुम अपना वादा याद रखना, जिस पर उसका दोस्त इमोशनल होकर कहता है कि हाँ, मुझे अपना वादा याद है। वो रोते हुए बोलता है कि बैन, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मेरे लिए ये काम करना इतना आसान भी नहीं, फिर भी मैं अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर बैन उसे थैंक्स कहता है और उसका दोस्त दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बैन एक लेडी से मिलने जाता है। इस लेडी को बैन ने अपना लीवर डोनेट किया था। अब बैन उस लेडी से कहता है कि आप मुझे एक ऐसे इंसान के बारे में बताइए जिसे सच में मदद की जरूरत हो और वो खुददार हो। जिस पर वह लेडी बैन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बैन कहता है कि मुझे बस ऐसे लोगों की मदद करना है। इसके बाद वो बैन को एक लेडी का पता देती है और कहती है कि इस लेडी के 2 बच्चे हैं और इसका बॉयफ्रेंड इसे बहुत मारता पीटता है। एक बार तो उसने उसे इतना मारा कि उसकी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था और वो डर के मारे पुलिस को कंप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। अब बैन उस लेडी का पता लेकर उससे मिलने उसके घर जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर वह लेडी बैन पर ही गुस्सा हो जाती है। वह उससे कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। वह बैन की इंसल्ट करके उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन इसके बावजूद बैन वहाँ अपना कार्ड रख कर कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल करना। अब बैन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब यहाँ हमें ये तो समझ में आ गया कि बैन लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन क्यों, कुछ पता नहीं। अब बैन जॉर्ज से मिलने जाता है, जो कि हॉकी का कोच होता है। वह अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कर रहा होता है, लेकिन जॉर्ज किडनी फेलियर का मरीज है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब बैन उसे अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है। किडनी डोनेट करने के बाद जॉर्ज बैन से पूछता है कि बैन, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर बैन जॉर्ज से कहता है कि जॉर्ज, यू आर द गुड मैन। इतना कहकर बैन वहाँ से निकल जाता है। अब एक दिन एमिली अपने डॉग को घुमाकर घर आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसके पड़ोसी उसे वहाँ से अस्पताल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एमिली बैन को कॉल करती है। वह उससे बातें करती हैं और बातों ही बातों में वो बैन से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह जानती है कि बैन एक अच्छा इंसान है और कहीं न कहीं एमिली बैन से इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। वह उससे प्यार करने लगती है। अब बैन भी एमिली को फोन पर कहानी सुनाते सुनाते हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एमिली अब सो चुकी है और बैन भी उसे देखते देखते ही चेयर पर ही सो जाता है। अब जब सुबह एमिली उठती है तो वो आश्चर्य से बैन को देखती है, जो कि चेयर पर सो रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि बैन यहाँ पर आया था। इसके बाद वो उसे जगाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है, जो एमिली को बताती है कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड की सप्लाई बंद होने के कारण तुम बेहोश होकर गिर गई थी। जिस पर एमिली डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पास कितना समय बचा है? जिस पर डॉक्टर कहती है कि 1 महीना या अधिक से अधिक 6 हफ्ते। यह सुनकर एमिली बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, वह मरने वाली है। फिर डॉक्टर एमिली को एक लाइट का बॉक्स देती है और वो कहती है कि जिस दिन इसकी लाइट बंद हो जाए तो समझ लेना उस दिन तुम्हें कोई डोनर मिल गया। अब वहाँ पर यह सारी बातें सुनकर बैन भी बहुत इमोशनल हो जाता है। वह एमिली से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ खाने को ले आता हूँ, लेकिन एमिली बैन का हाथ पकड़कर कहती है कि बैन, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रुकोगे? जिस पर वह कहता है कि हाँ, और बैन वहाँ पर रुक जाता है। फिर कुछ दिन बाद बैन के पास एक लेडी का फोन आता है और ये वही लेडी होती है जिसका बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड उसे मारता था, जिसकी हेल्प करने बेन उसके घर गया था। अब बेन उससे मिलने घर जाता है। हाँ, वो उस लेडी से कहता है कि तुम्हारे बेटे बहुत छोटे और मासूम हैं और वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं और तुम्हें भी अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इतना कहकर वह उसे एक लिफाफा और चाबी दे देता है और बेन उससे कहता है कि तुम इस पते पर जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। और जब वो लेडी वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि समुंदर के किनारों पर बना एक आलीशान घर होता है। और दोस्तों, ये वो घर होता है जहाँ पर बेन थॉमस ने अपनी वाइफ के साथ बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन आज बेन ने अपने सारे सपने उस लेडी को दे दिए। अब वहीं दूसरी तरफ एमिली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बेन और एमिली एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर वॉक पर जाते हैं, जहाँ एमिली बेन के बारे में जानना चाहती है, लेकिन बेन उसे उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ एमिली बेन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन वह कहीं न कहीं बेन को पसंद करने लगती है और वो बेन से कहती है कि मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मेरा मन है। मैं दौड़ना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ और हर चीज को महसूस करना चाहती हूँ। पर सच तो कुछ और ही होता है, क्योंकि एमिली अब मरने वाली है। अब बेन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसके बालों को ठीक करने लगता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो बेन खामोशी से उसे यह कहना चाह रहा हो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब उसके बाद बेन एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ एक बच्चे को बोन मैरो की जरूरत होती है और बेन उसे अपना बोन मैरो दे देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम एक बहादुर इंसान हो, क्योंकि बोन मैरो डोनेट करने में बहुत पेन होता है और बेन उस पेन को सह रहा होता है। और इसके पहले भी बेन स्टीवर्ट नामक इंसान को अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहता था, लेकिन स्टीवर्ट एक अच्छा इंसान नहीं होता, इसलिए बेन ने उसे अपना बोन मैरो डोनेट नहीं किया। अब अगले ही दिन एमिली बेन को डिनर पर अपने घर बुलाती है। वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और डांस करते हैं। इसके बाद बेन एमिली को उसके स्टोर रूम में ले जाता है, जहाँ वो उसकी प्रिंटिंग मशीन को रिपेयर कर देता है, जिसे आज तक कोई भी मैकेनिक ठीक नहीं कर पाता। और वो प्रिंटिंग मशीन एमिली के पिता की आखिरी निशानी होती है। अब मशीन को चलता देख एमिली बेन को गले से लगा लेती है। दोनों इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तभी बेन को अचानक कुछ याद आता है। वो भागते हुए अपनी कार के पास जाता है, क्योंकि बेन एमिली के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और वो उसे कार में ही भूल जाता है। तभी वहाँ पर बेन का भाई पहुँच जाता है, जो कि बेन को देखते ही कहता है, टिम तुम कहाँ रह रहे हो? मैं कितने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर बेन बोलता है कि अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल मिलूंगा। बेन का भाई उससे कहता है कि जो तुम काम कर रहे हो वो काम इनलीगल है, कानूनी गलत है, मुझे तुम मेरा कार्ड वापस करो। अब बेन वहाँ पर उसका आई कार्ड वापस कर देता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि IRS ऑफिसर बेन नहीं बल्कि उसका भाई है और बेन का असली नाम टिम होता है, जबकि उसके भाई का नाम बेन थॉमस होता है। टिम IRS ऑफिसर नहीं बल्कि वह एक इंजीनियर होता है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता था। वह नकली IRS ऑफिसर इसलिए बनता है ताकि वो जिनकी मदद करना चाहता है उनके बारे में आसानी से उनकी डिटेल निकाल सके। इसके बाद बेन थॉमस, जो कि असल में टिम है, एमिली के पास जाता है। दोनों अब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोनों आपस में फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों साथ में जीना चाहते हैं, लेकिन अब एमिली वहाँ सो जाती है। तभी बेन की नजर उस लाइट के बॉक्स पर पड़ती है, जो कि डॉक्टर ने एमिली को यह कहकर दिया था कि जिस दिन तुम्हें कोई डोनर मिल जाएगा इसकी लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। अब बेन भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि डोनर मिलने के कितने चांस है, जिस पर डॉक्टर उससे कहती है कि 3 to 5%, यानी कि कोई चांस नहीं। अब टिम डॉक्टर की बात सुनकर बेचैन हो जाता है और अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना, जिस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, जिस पर टिम उससे कहता है कि अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। उसके बाद टिम अपने दोस्त को आई लव यू बोलकर फोन काट देता है। फोन कट होते ही उसका दोस्त भावुक होकर रोने लगता है। अब टिम होटल पहुंचकर एजरा को फोन करता है। एजरा वही अंधा इंसान है जिसे टिम ने पहले भी ये जानने के लिए बात की थी कि ये कैसा इंसान है। अब टिम एजरा से फोन पर माफी मांगता है, जिस पे एजरा उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर टिम कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें कोई आदमी का फोन आएगा और वो जो भी तुमसे कहेगा तुम बस उसकी बात मान लेना। यह कहकर टिम फोन को कट कर देता है। फोन काटने के बाद टिम अपने बार टब को आइस से भर देता है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ से स्टोरी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर टिम पुलिस को फोन करके अपनी सुसाइड की खबर देता है। वो बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ और वो पुलिस को अपना एड्रेस देकर फोन को काट देता है। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर टिम ऐसा क्यों कर रहा होता है। दरअसल एक बार टिम अपनी वाइफ के साथ कार में कहीं
जा रहा होता है और टिम की लापरवाही के कारण उसकी कार एक वैन से टकरा जाती है, जिसमें बैठे एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है और उनके साथ साथ टिम की वाइफ की भी मौत हो जाती है। और इसी गिल्ट से बाहर आने के लिए टिम 7 लोगों की मदद करता है, क्योंकि उसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन यहाँ पर टिम अब जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि वो अब एमिली से प्यार करने लगा है। लेकिन अगर टिम जिंदा रहेगा तो एमिली को मरना पड़ेगा, क्योंकि केवल टिम ही वो इंसान है जो उसे अपना हार्ट दे सकता है। इसकी वजह है दोनों का ब्लड ग्रुप मिलना, जो कि बहुत रेयर होता है। अब टिम उस बार टब में लेट जाता है और उसके अंदर जेलीफिश को छोड़ देता है। जेलीफिश जो कि दुनिया की सबसे जहरीली फिश है, वो टिम को काट लेती है और टिम उसी बार टब में अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, टिम ने बार टब में बर्फ इसलिए डाला होता है ताकि मरने के बाद भी उसके शरीर के ऑर्गन सही सलामत रहें। अब एमिली को टिम का हार्ट लगा दिया जाता है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। अब एक दिन टिम का भाई बहन एमिली से मिलने आता है, जो कि उसे टिम के बारे में सब कुछ बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि टिम ने उसे भी अपना एक लंग्स डोनेट किया था। यह सारी सच्चाई जानने के बाद एमिली बहुत रोती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं टिम से सच्चा प्यार करने लगी थी और वो उसे बहुत मिस कर रही होती है। अब कुछ दिन बाद एमिली उस अंधे इंसान से मिलने जाती है जिसे टिम ने अपनी आंखें डोनेट की थी। अब जब एमिली उसकी आंखों में देखती है तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि वो आंखें टिम की होती हैं, जिसे देखकर एमिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो दिल भी टिम का होता है। अब एमिली उस आदमी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार स्टोरी? हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताइएगा।